जय हिंद, नमस्कार। आज अपनी कक्षा 6 अपना चैप्टर चल रहा है गणित में संख्याओं के साथ खेलना, चैप्टर 3 है ना। और इसमें भी हमने एक्सरसाइज 3.5 को शुरू कर दिया है। 3.5 के जो 5 क्वेश्चन थे वो हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो आगे वाले जो 5 क्वेश्चन है वो अपन आज कर लेंगे और 3.5 एक्सरसाइज वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और ये अपनी है किस पे, तो हमने पिछले वीडियो में 3.5 का बेसिक भी बताया था और उसमें क्वेश्चन भी। तो ये है अभाज्य गुणनखंडों पे है। तो यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आपको वो देखना चाहिए ताकि आपको इसका बेसिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.5 में अब हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे और छठा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5। निकाली अपनी किताब में और फिर आपको वहां से 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और उसमें छठा क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए, है ना। देखो ये जो किताब है उसमें थोड़ा सिलेबस भी हटा हुआ है, तो यदि आपके पास ज्यादा पुरानी वाली बुक है 2022 से पहले की तो उसमें आपको क्वेश्चन ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो वैसे तो 3.5 में कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि तीन क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या है कि हमें ऐसी 3 संख्या लेनी है जिनका क्रम, जैसे मान लो अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो 1 के आगे वाला क्रम क्या है 2, 2 के आगे क्या है 3, तो ये हो गई 3 क्रमागत संख्या। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है और ये बोल रहे हैं कि 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या है, हमें 3 क्रमागत संख्या लेनी है। अब 3 क्रमागत संख्या हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लो 1 2 3, ये क्या हो गई, ये हो गई 3 क्रमागत संख्या। और भी हो सकती है 4 5 6, यानी कि आपको कंटिन्यू, क्रमागत का मतलब है क्रम आगत, तुरता तुरता आने वाली संख्या। जैसे 4 के अगले जस्ट कौन सी आती है 5, 5 के अगले जस्ट 6, तो ये क्रमागत संख्या ही है ना। जैसे मान लो 11 12 13 6 7 8, ये है क्रमागत संख्याएं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि इनको जब अपन गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल 6 से विभाज्य होता है। ऐसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझाना है। तो ये ले लिया हमने 3 क्रमागत संख्याएं ले ली, ये सारी क्या है, ये सारी है 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं। और अगर अपन इनका गुणा कराए आपस में संख्याएं और इनके गुणनफल में अगर 6 से विभाज्य हो जाए तो हम कहते हैं हाँ भाई ये बोल रहे हैं कि 6 से विभाज्य है, लेकिन आप कुछ उदाहरणों द्वारा बताओ। तो अपन ये 3-4 उदाहरण ले लिए हैं और यहाँ से अपन करते हैं। देखो यहाँ इनका गुणनफल करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, इनका गुणा कराने पर गुणनफल क्या आएगा, 2 को 1 से कराएंगे 2 और 2 को 3 से कराएंगे तो 6, और ये 6 क्या है, 6 से विभाज्य है। इसका मतलब ये जो कथन बोला है किताब में ये सही है। ये देखो 4 इंटू 5 इंटू 6, तो 4 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 को 6 से करेंगे तो 120। 20 को 6 से करेंगे तो 120। 120 6 से विभाज्य है क्या है, क्योंकि इसमें देखो 120 में 3 का भी भाग जाता है और 2 का भी जाता है, और जिनमें 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता है उसमें 6 का भी भाग जाता है। अभी विभाज्यता के नियम है, ये हमने और भी पहले पढ़ लिए 3.3 3.4 में, है ना। तो ये जब यदि आप सीधे इस वीडियो में आए हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको चैप्टर 3 अब शुरू से स्टार्ट करना चाहिए ताकि आप अच्छे से समझ सके, है ना। 120, फिर देखो 11 इंटू 12 इंटू 13, अब इनका गुणनफल क्या है और उसमें 6 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो 6 से भाग का चेक करने का सीधा सा यही है कि 2 का भाग चला जाए और 3 का, यदि 2 और 3 दोनों का चला जाएगा तो फिर 6 का उसमें चला जाएगा, है ना। तो देखो 11 को 12 से गुणा करो और फिर जो आए उसको 13 से, देखो 2 एकम 2 2 एकम 2, अब 1 से करेंगे तो 1 आएगा कितना, है ना। अब देखो 2 2 1 3, अब जोड़ देंगे दोनों को और ये हो गया 1, तो कितना गया 132। अब 132 को फिर 13 से गुणा कराओ, क्योंकि अभी तो हमने 11 को 12 से किया है।
अब 132 को 13 से गुणा कराएंगे। देखो 3 दूने 6, 3 तिये 9, 3 एकम 3। अब 1 से गुणा कराएंगे तो 2 सॉरी, देखो 1 को किसी भी संख्या से गुणा कराओ तो वापस वही संख्या आती है। तो 1 को 2 से गुणा कराएंगे, और यहाँ पे 1 को 2 से गुणा कराएंगे 2, 1 को 3 से गुणा कराएंगे 3, और 1 को 1 से गुणा कराएंगे 1। अब जोड़ देंगे तो 6, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, और ये 1। ये कितना हो गया 1716। 1716। बताओ ये 6 से विभाज्य है क्या, कैसे पता करें? तो इसमें बताओ 2 का भाग जाता है क्या, बोले कैसे पता करें? 2 के भाग का विभाज्यता ये है कि जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 6 है, इसका मतलब 2 से तो विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का क्या करते हैं कि सभी अंकों का योग करते हैं। देखो 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी चला रहेगा। और यदि 2 और 3 का जाता है, इसका मतलब ये क्या है 6 से भी विभाज्य है। अब देखो 6 इंटू 7 इंटू 8, अब देखो 6 7 42, और 42 को 8 से गुणा करेंगे तो 6 7 42, और 42 को 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 8 सौ 32 और 1 33, 336। अब देखो इकाई का अंक 6 है, इसलिए 2 का भाग भी चला जाएगा। अंकों का योग कितना हो रहा है, देखो 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो अंकों का योग कितना हो रहा है 12। इसका मतलब है ये 3 से भी विभाज्य और 2 से भी है, और जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है वो 6 से पक्का विभाज्य होती है। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं ये सारी क्या है 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य है। ये सारी संख्या क्या है 6 से विभाज्य है ना। तो इसका मतलब क्या, ये कथन सही है कि आप कोई भी 3 क्रमागत संख्या ले, कोई भी 3 मतलब 98 99 100, कोई भी 3 क्रमागत संख्या लो और उनका जब अपन गुणा कराएंगे तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो गुणा 6 से विभाज्य होगा ही होगा। ये हमने अब ये देखो रूल ऐसे बनते हैं, ये हमने चेक कर लिया और ये बना हुआ था, हमने चेक भी कर दिया कि हाँ भाई ये बात सही है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाज्य होता है। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। देखो ये वैसा ही है जो हमने पहले किया था। इस बार क्या करना है, 2 क्रमागत विषम संख्या लेनी है, 2 क्रमागत विषम संख्या है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, पहले वाले में क्या था गुणनफल था और वो संख्या भी 3 थी। 2 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, तो बताओ 1 और 1 के बाद में अगली विषम संख्या क्या है 2, क्योंकि क्रमागत 2 होता है या, लेकिन नहीं 2 क्या है 2 एक सम संख्या और अपन को लेना क्या है क्रमागत विषम संख्या। देखो मैं आपको सम और विषम, देखो यहां से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपन को चलना तो क्रम से है, तो 1 विषम संख्या ले ली, अब बोला 2 क्रमागत विषम संख्या लेनी है तो ये 1 ले लिया। अब इसके अगले क्रम में क्या आ रहा है, आ तो 2 रहा है लेकिन 2 क्या है सम संख्या, तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी 3। तो ये दोनों क्या है आपस में क्रमागत विषम संख्या है। फिर आगे देखो ये 3 और अगली क्रमागत संख्या 5, तो ये 3 और 5 ये क्रमागत विषम संख्या है। बीच में 4 क्या आ गया सम। फिर देखो 5 और 7 ये क्या है क्रमागत विषम संख्या है। फिर देखो 7 और 9 ये क्या है क्रमागत विषम संख्या। फिर 9 और 11 ये भी क्या है क्रमागत विषम संख्या। ये इस प्रकार से अपने को, और क्या बोला कि क्रमागत 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। तो अपन इन सबको जोड़ के देख लेंगे, अगर 4 से विभाज्य होता है तो ठीक है। देखो यहीं पे कर लेते हैं कि 2 क्रमागत विषम संख्या, तो देखो 1 और 3 ले ली, फिर 3 और 5 ले लिया, फिर 5 और 7, फिर 7 और 9, 9 और 11 ये क्या है 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। और प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याएं हमेशा 4 से विभाज्य होती है, कुछ उदाहरणों द्वारा बताइए। तो हमने इतने उदाहरण ले लिए। देखो
अब इनका योग करो, 1 + 3 कितना हो गया 4। 4 4 से विभाज्य है क्या? बिल्कुल है ना। तो ये यहाँ पे तो काम आ गया कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। फिर देखो 3 और 5 8, 8 4 से विभाजित है क्या? है, तो ये भी सही है। फिर देखो 5 और 7 कितना होता है? 5 और 7 12, तो 12 में भी 4 का भाग जाता है। फिर देखो 7 और 9 कितना हो गया? 16, तो 16 में भी 4 का भाग जाता है। फिर देखो 9 और 11 कितना हो गया? 9 + 11 हो गया 20, 20 में भी 4 का भाग जाता है। इसका मतलब ये कथन सही है कि दो क्रमागत विषम संख्या, और ज्यादा देखो आगे ले लो 33, 33 के अगली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी? 35। अब 35, 33 और 35 को जोड़ो, 33 और 35 को जोड़ते हो ये कितना रहेगा? 68 आ जाएगा। और 68 में 4 का भाग जाता है क्या? जाता है। 16 चौके 64 और 17 चौके 68, है ना। तो ये बात है सही है कि आप कोई भी दो क्रमागत विषम संख्या लेते हो तो उनका योग 4 से विभाजित होता ही होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 7 हो गया। अगला देखो 8वां, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं? अच्छा हमें देखो ये 4 दे रखे हैं, A B C और D। इनमें अपन को ये बताना है कि किन का अभाज्य गुणनखंड किया गया है और किसका नहीं किया गया। तो यदि आपके पास किताब है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 ए है। वैसे आपको देखते ही पता चल जाएगा, अगर आपने कल वाली क्लास देख रखी है ना, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। देखो 2 24 के गुणनखंड करके 2 3 और 4। बताओ ये अभाज्य गुणनखंड है क्या? नहीं है, क्योंकि 4 है तो इसका गुणनखंड 24 का, लेकिन ये भाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं ही होती है और वो अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो ये तो नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। बी देखो अगला, बी है 56 बराबर 1 × 7 × 2 × 2 × 2। तो बताओ एक, अब एक का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक न तो भाज्य और एक न ही अभाज्य है। तो एक को तो अपन को देखना ही नहीं है। यदि आप यहाँ पे एक लिखते भी हो या हटाते भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सभी का गुणनखंड होता है। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। इसके अलावा देखो, एक के अलावा तो देखो 7 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, ये सब क्या है? अभाज्य। इसका मतलब क्या है? एक को आपको नहीं देखना है, एक ने तो अभाज्य होता है न ही भाज्य होता है। इसके अलावा आपको भाज्य और अभाज्य देखना है। तो इसके एक के अलावा तो इसमें सारी क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अगला देखो सी दे रखा है 70 और 70 का अभाज्य गुणनखंड लिख रखी है। देखो 2 × 5 × 7, तो ये तो अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड ही है, यस। क्योंकि देखो 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। और ये जो गुणनखंड है 70 के गुणनखंड है। इनको गुणा करने पर क्या आ रहा है? देखो 5 दूने 10, 10 × 7 70, है ना। ये क्या है? 70 के अभाज्य गुणनखंड है। आइए देखो अगला है 54 बराबर 2 × 3 × 9। तो देखो ये 9 क्या आ गई? भाज्य संख्या। इसका मतलब क्या है? ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसमें एक गुणनखंड 54 का 9 आ गया और 9 क्या है? भाज्य गुणनखंड है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 18। कोई संख्या देखो ये 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। यह 2 × 3 बराबर 6 से विभाज्य है, सही बात है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 × 6 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 क्या? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक संख्या है 18। एक संख्या क्या है? 18। अब ये 18 है, वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। अब हमें पता है भाई 18 2 से भी विभाज्य और 3 से भी विभाज्य है।
जब ये 2 और 3 से विभाज्य है तो ये किससे विभाज्य हो जाएगी? ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 18 एक संख्या है जो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 2 और 3 दोनों से विभाज्य है ना। अब देखो अगर दोनों से विभाज्य है तो किताब में दे रखा है कि ये 2 और 3 इनको जब गुणा करते हैं तो 6 आता है और ये क्या है? 6 से भी विभाज्य है। तो ये तो हमने विभाज्यता के नियम में भी पढ़ा था। 6 का विभाज्यता का नियम यही है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है वो 6 से तो होती है। तो ये तो विभाज्यता का नियम भी पढ़ रखा है हमने, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो अप्लाई होगा, ये हर जगह होगा कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो 6 से तो विभाज्य होगी ही होगी। यही 6 का विभाज्यता का नियम पढ़ा था हमने, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कोई भी संख्या उठाओ जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको और उदाहरण दूं कि 12 है ना, या तो 18 दे रखे है, मैं आपको 12 देता हूँ। अब 12 देखो 2 से 2 का भी भाग जाता है 6 बार और 3 का भाग जाता है 4 बार। इसका मतलब क्या है? 12 भी 6 से विभाज्य। तो ये तो 6 का विभाज्यता का नियम ही लिख रखा है। फिर आगे हमसे पूछ क्या रखा है कि अब आप एक ऐसी संख्या है, एक संख्या ऐसी है, वो संख्या में यहाँ पे देखो दे रखी ना 18, उसकी जगह पे यहाँ पे अपन को कुछ नहीं दिया और यहाँ पे लिख क्या रखा है? जो किससे विभाज्य है? 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। दोनों से, देखो मैं इसके साथ कंपेयर करके बता रहा हूं आपको, दोनों से विभाज्य है। यहाँ लिखो देखो 4 व 6 2 व 3, ठीक है, विभाज्य है। आप यहाँ पे 18 की जगह कोई भी लिखो लेकिन वो 2 और 3 से विभाज्य हो जाएगी ना, तो वो 6 से भी अपने आप विभाज्य हो जाएगी। यानी कि इनको जब आपस में गुणा करेंगे ना तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसी प्रकार देखो एक संख्या वो हमें बतानी है कि ऐसी कोई संख्या है क्या जो 4 व 6 दोनों से विभाज्य हो और फिर ऐसा के साथ 4 इंटू 6, 4 गुणा 6 बराबर 24 है, इस 24 से भी विभाजित होता हो। यहाँ तो देखो ये रूल काम कर गया कि कोई संख्या है, यहाँ पे कोई भी संख्या जिसमें 2 व 3 दोनों से विभाज्य है वो संख्या, तो जब अपन 2 और 3 का गुणनफल करते हैं 6 तो वो 6 से विभाज्य होती है। तो ये काम कर रहा है क्योंकि ये 6 से विभाज्यता का नियम है, तो ये तो काम करेगा ही। अब यहाँ पे देखो ये काम करता है क्या कि आप यहाँ पे कोई भी संख्या ले जो 4 और 6 से विभाजित हो, तो ऐसी कोई संख्या ले लो, जैसे मान लो मैं लेता हूँ 12। अब 12 में 4 का भी भाग जाता है और 6 का भी जाता है, तो बताओ 12 में फिर 24 का जाता है क्या? नहीं जाता है, क्योंकि 24 तो कहाँ ज्यादा रहेगा और 12 तो इधर ही रहेगा। और देखो 12 के बाद में मैं लेता हूं 24। देखो 24 में 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है, तो इस 24 में तो 24 का चला जाएगा। आगे अगर ऐसी कोई संख्या जिसमें 6 और 4 दोनों का जाता हो, 6 और 4 दोनों का जाता हो, तो आगे देखो 36 है। 36 है तो 36 में देखो 6 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 24 का भी जाता है। आगे तो मान लो एक काम कर रहा है, अब 48 में 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और 24 का भी जा रहा है। फिर 48 के बाद में 60 है, अब 60 में देखो 4 का भी जा रहा है, 15 की 60 और 6 का भी जा रहा है और 24 का भी जा रहा है। लेकिन ये जो है 12, क्योंकि जो नियम होता है वो सब पे लागू होना चाहिए, तो 12 से जो आगे है ना उस पे तो लागू हो रहा है 24, 36, 48, 60 और आगे अपन चलेंगे 72। तो 72 में 4 का भाग जाता है क्या? 4 एकम 4 और हाँ जाता है। यानी कि अगर अपन 24 से आगे देखते हैं तब तो ये रूल काम कर रहा है कि 4 और 6 दोनों से विभाज्य भी है और 24 का भाग भी जाता है, लेकिन इस 12 के लिए नहीं हो रहा है। अब देखो एक संख्या तो 12 भी है जो 4 से भी भाग जाता है और 6 से भी जाता है, लेकिन उसमें 24 का भाग नहीं जा रहा है 12 में, तो ये क्या है? कथन गलत है। और ये हमें कारण लिखना है। हमें कारण क्या लिखना है कि ऐसे बोला था ना, आप अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए कि ऐसा है तो क्यों है और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। ऐसा ही होता है, अगर आप यहाँ पे कोई तर्क दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं उसका कारण कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पे अपन बताते हैं कि 12 एक ऐसी संख्या है, 12 मैं देखो अब यहां से इसका आंसर लिख रहा हूं, यहाँ पे अपने समझ लिया कि 12 एक ऐसी संख्या है जो 4 व 6
दोनों से विभाज्य है, 4 व 6 दोनों से विभाज्य है, लेकिन अब लेकिन क्या, लेकिन 4 इंटू 6 बराबर 24, यानी कि इनका जब अपन गुणा करते हैं 4 व 6 का जो गुणनफल 24 आता है, 24 से विभाज्य नहीं है, 24 से विभाज्य नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, इस उत्तर की पुष्टि हो गई। आगे 12 के बाद में जो आ रहा है ना 24, 36, 48, 60, 72, 72 के बाद में 84, फिर 96, 108, 120, वहां काम कर रहा है। वहां वो 4 से विभाज्य, 6 से विभाज्य और 24 से भी है। लेकिन यहाँ एक जगह भी अगर अटक गया तो फिर अटक गया, है ना। नियम होता है वो सब जगह सेम चलना चाहिए, अगर एक जगह भी टूट गया तो फिर वो टूट गया। अगर आप 12 को छोड़कर आगे कोई भी है, ऐसा लिख सकते हो कि 12 को छोड़कर आगे जो 12 के गुणज है, अब ये 12 के गुणज ये एक तरीके से देखो तो 24, 36, 48, 60, 12 को छोड़कर 12 भी 12 का एक खुद का गुणज है, तो 12 को छोड़कर 12 के सभी गुणज 4 और 6 दोनों से विभाज्य भी है और वो 24 से भी विभाज्य होते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। आगे देखो अपना एक क्वेश्चन बचा है और इसी के साथ अपना जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीटेड हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं कौन, आगे बढ़ते हैं, किताब ले लो साथ में। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे याद कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या बात है, मैं यानी कि अपन को मैं का पता लगाना है कि कौन मैं, ये है हमारे पास प्रश्नवाचक, इसको ढूंढना है इस सवाल में। अब ये मैं कौन है, ये बोल रहे हैं कि मैं दो मतलब सबसे छोटी ऐसी संख्या हूं और मेरे गुणनखंड है वो भिन्न भिन्न है, यानी कि भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड भी है और सबसे छोटी संख्या भी है। तो सबसे छोटी संख्या तो तभी हो सकती है जब अपन अभाज्य गुणनखंड भी छोटे छोटे रखें। भाई सीधी सी बात ये है कि अगर अपन अभाज्य गुणनखंड छोटे रखेंगे तो संख्या भी छोटी आएगी, अगर अभाज्य गुणनखंड बड़े बड़े रख रहे हैं तो फिर हमें सबसे छोटी संख्या रखनी है, इसका मतलब छोटी संख्याओं का गुणा कराए। अभाज्य संख्या रखनी है तो छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणा कराएंगे और वो 4 भिन्न भिन्न। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, 2 के बाद में क्या है 3, 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या क्या है 5, 5 के बाद में अगली अभाज्य संख्या क्या है 7। तो ये तो हो गए भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या। अब वो इन्हीं का ही गुणनखंड होगी, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों को जब अपन गुणा करते तो हमारे पास वो संख्या भी आ जाती है। तो जब इनको अपन गुणा करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास ये मैं आ जाएगा, हमारे पास ये मैं आ जाएगा। देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करो, देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 और 7 इंटू 30 तो 7 21 और 1 0 तो 210। तो ये मैं कितना है, ये मैं 210 है। तो अब वापस देखो उल्टा करो इस सवाल को, अगर मान लो हमारे पास ये 210 होती और ये कहती कि मेरे गुणनखंड करो, तो देखो अपन गुणनखंड करते तो 2, तो यहाँ पे आता देखो कितना 105। फिर अपन देते देखो 3 का, तो 3 3 9 और 5 3 15। फिर अपन देते 7 का, तो 5 का। तो फिर अभाज्य गुणनखंड मैंने बता रखा है ना, क्रम से चलना है। 2, फिर 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7। अब यहाँ पे देखो 7 का भी जा रहा है 5 बार, देखो एक बार ऐसे देखो 5 बार जा रहा है, लेकिन फिर आप 5 का दोगे तो ये तो आप गड़बड़ कर दोगे, है ना। ये आप क्या कर दोगे गड़बड़, क्योंकि आपने बीच में 7 ले लिया फिर 5 ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको अवरोही क्रम में अभाज्य गुणनखंड करते जाना है। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जब तक 2 का भाग जा रहा है 2 का देना है, 2 का नहीं जा रहा है फिर 3 का दे के देखना है, फिर 3 का नहीं जा रहा है तो फिर 5 का, 5 का नहीं जा रहा है तो 7 का। यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इनको जब गुणा करेंगे ना तो यही आएंगे, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है।
देखो 5 का देंगे 7 बार जाएगा, अब 7 का देंगे 1 बार जाएगा। तो ये हमारे देखो, अब देखो ये 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड है क्या? बोले है भाई। देखो अब प्रश्न पढ़वा वापस में, 4 भिन्न, मैं को छोड़ दो एक बात, मैं को तो हमने ढूंढ लिया, अब वापस में हमारे पास है 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या। तो बताओ ये 4 अभाज्य गुणनखंड भिन्न भिन्न है क्या? अलग अलग है, देखो 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, 7 अलग है, ये भिन्न भिन्न है। और ये अभाज्य गुणनखंड भी है ना। और अब ये छोटे छोटे हैं तो इनको गुणा करने पर सबसे छोटी संख्या अपन को मिल जाएगी। अब इनसे तो अभाज्य संख्या देखो अगली 9 है, सॉरी 9 नहीं 11, फिर 13। जब इनको गुणा करेंगे आपस में तो फिर बड़ी संख्या निकलेगी भाई। बड़ी संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास बड़ा ही आंसर आएगा, छोटी संख्या को गुणा करेंगे तो छोटा आंसर आएगा। तो हमें छोटी संख्या लेके आनी है, तो हमने छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड ले ली जो सबसे छोटे हैं, और जो भिन्न है तो हमारे पास 210 आया, ये हमने करके देख लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन था, वो भी कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 3.5 है वो भी कंप्लीट हो गई है। आगे अपन क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.6 का जो बेसिक है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि HCF क्या है, यानी कि हमने सार्वय गुणनखंड पढ़ा है, तो सार्वय गुणनखंड की सहायता से अपन HCF निकालना सीखेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले हमने क्या पढ़ा था 3.4 में कॉमन फैक्टर, और अभी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो अपना 3.6 का बेसिक है उसको पढ़ेंगे, और फिर 3.6 का एक्सरसाइज, और इसी के साथ फिर अपनी एक एक्सरसाइज हो जाएगी 3.7, और जल्दी अपन इस चैप्टर समापन की ओर जा रहे हैं और अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज है वो थोड़ी बड़ी थी, एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 है वो थोड़ा लंबा था, 3.7 एक्सरसाइज तक है ना। जनरली 2-3 एक्सरसाइज 2.3 मतलब ऐसा करके खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक दो चैप्टर अपने ऐसे हैं जो 7-8 तक चले जाते हैं है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।